चलिए, पॉलिटिकल साइंस के ये सारे प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव 50 प्रश्नों का सेट है, वो मैं अभी आप लोग के बीच में रखूँगा और आप लोग भी इसका जवाब देते रहिएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोग बताइए, इसका पहला का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जरा बताने का प्रयास कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, विश्व के आधे से अधिक देशों में किस प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित हो चुकी है? बताइए, विश्व में सबसे ज़्यादा किस प्रकार के शासन प्रणाली की स्थापना हो चुकी है? अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र बिल्कुल सही जवाब है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका लोकतंत्र। विश्व में मैक्सिमम देशों में, आधे से अधिक देशों में लोकतंत्र की ही स्थापना हो चुकी है। और लोकतंत्र, इतना जान लीजिए, लोकतंत्र ही सर्वोत्तम शासन माना जा रहा है वर्तमान समय में। एक क्वेश्चन आपको पूछा भी था कि लोकतंत्र की जननी किस देश को कहा गया वर्तमान समय में। अगर प्राचीन समय की बात करेंगे तो लोकतंत्र की जननी भारत को ही माना जाता है, लेकिन अगर वर्तमान लिख दिया था क्वेश्चन में तो वहाँ ब्रिटेन हो जाएगा। वर्तमान में लोकतंत्र की जननी जो है ब्रिटेन को माना जा रहा है। चलिए, विश्व के आधे से अधिक देशों में किस प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित हो चुकी है? तो याद रखिएगा, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, यानी जहाँ पे जनता का शासन हो, जनता के द्वारा जब शासन हो, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन ही लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था जहाँ पे जनता का शासन हो, ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप जैसे भी कहिए। ठीक है, देखिए, लोकतंत्र भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष यानी जब जनता सामूहिक रूप से कोई निर्णय ले, जैसे मान के चलिए कोई निर्णय लेना है तो उसमें जनता क्या होगा, एकत्रित होगी और सब मिल करके कोई निर्णय ले लेगी। एक क्या है कि जनता के प्रतिनिधि आकर के निर्णय लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग, जनता क्या होता है, चुनाव करते हैं अपने प्रतिनिधि को, और कोई भी विधायिका या कानून बनता है तो हमारे प्रतिनिधि बनाते हैं, चाहे राज्य स्तर पर विधानसभा में बैठे हुए जो एमएलए हैं वो बनाए, चाहे केंद्र स्तर पे एमपी का जो होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद होते हैं, वो बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे देश में अप्रत्यक्ष जो है लोकतंत्र है, जबकि बहुत सारा ऐसा भी देश है जहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जिसमें आपका स्विट्जरलैंड क्या है, जहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी अगर वहाँ पे कोई निर्णय लेना होगा तो जनता ही स्वयं जो एकत्रित होकर, चूँकि जहाँ पे आबादी कम है वहाँ ऐसा संभव है, लेकिन भारत जैसे विशाल देश और विविधताओं वाले देश के लिए ये सब संभव नहीं है। ठीक है, तो भारत में क्या है, प्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र नहीं है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ये भी क्वेश्चन अगर आपको पूछेगा तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आवे तो आपको आसानी हो जाए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, लोकतंत्र की बहाली के लिए नेपाल में, नेपाल की बात है चूँकि पड़ोसी देश है नेपाल, और ये जो आपका टॉपिक है वो है वर्ल्ड पॉलिटी। वर्ल्ड पॉलिटी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसी प्रकार से वर्ल्ड हिस्ट्री भी हमने पढ़ा है अच्छे से, उसी प्रकार से पॉलिटी में भी वर्ल्ड पॉलिटी होता है। ठीक है, तो उसमें जो ये क्वेश्चन है क्या है, लोकतंत्र की बहाली के लिए नेपाल में दलों के गठबंधन के द्वारा कब से आंदोलन प्रारंभ किया गया था? देखिए, ये जो है वहाँ की 7 जो दलें थी वो आपस में एकत्रित हो गई, साथ साथ माओवादी भी वहाँ पे मिल गए, और वहाँ पे जो राजतंत्र था उसको उखाड़ फेंकने की बात हुई, तो सभी लोग एक साथ हो करके यहाँ पे 6 अप्रैल 2006 से जो है आंदोलन प्रारंभ कर दिए थे, और जाके 24 अप्रैल को इनका जो है सरकार का गठन भी हो जाता है। तो 6 अप्रैल 2006 याद रखिएगा, वो तिथि कौन सा है, तो 6 अप्रैल 2006 वो तिथि कौन सा है, जब लोकतंत्र की बहाली के लिए नेपाल में दलों के गठबंधन द्वारा कब से आंदोलन प्रारंभ किया गया, तो 6 अप्रैल 2006 याद रखिएगा। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 6 अप्रैल 2006 हो जाएगा। ठीक है, ये सब सारे एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 7 दल था जो कि वहाँ पे गठबंधन बना लिया था, उसमें माओवादी भी मिल गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नेपाल में संसद की बहाली किस वर्ष हुई? ठीक है, तो अभी यही क्वेश्चन है, तो आंदोलन भी हुआ 2006 में ही, और संसद की बहाली भी नेपाल में जो है गिरिजा प्रसाद कोइराला को प्रधानमंत्री बनाया गया था, लोकतंत्र की स्थापना हुई फिर से। ठीक है, तो इसका भी आंसर आपका हो जाएगा 2006 ही। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नेपाल में संसद की बहाली किस वर्ष हुई? तो याद रखिएगा, नेपाल में संसद की बहाली 2006 ईस्वी में हुई, और गिरिजा प्रसाद कोइराला वहाँ के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन, कितने राजनीतिक दल? 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन को नेपाल के कांग्रेस ने किस दिन सत्ता सौंपी थी?
ठीक है। तो जब वो हार जाते हैं तो सत्ता तो सौंपना ही पड़ेगा। तो 24 अप्रैल 2006 को याद रखिएगा वो दिन कौन सा था, तो 24 अप्रैल 2006, ये सब एकदम याद रखिए, ठीक है। अब उतना टाइम नहीं है कि अब आप इसको जो है लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी बुक पढ़िए, बस इतना जानिए कि 7 दल मिल करके वहाँ पे नेपाल में जो वहाँ की राजतंत्र व्यवस्था थी उसको उखाड़ फेंकते हैं और वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना फिर से हो जाती है, ठीक है। और गिरिजा प्रसाद कोइराला 2006 में प्रधानमंत्री बनते हैं। तो 24 अप्रैल 2006 याद रखिएगा संसद की स्थापना हुई फिर से वहाँ पे, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, लोकतंत्र की जननी। देखिए ये क्वेश्चन आपको पूछा था, अगर आपको याद होगा TRD 3.0 में 6 to 8 में, लोकतंत्र की जननी किस देश को कहा जाता है जहां कर्मिक रूप से लोकतंत्र की अपने जरी जमाई है वर्तमान समय में, ठीक है। ये आधुनिक समय की बात है, लेकिन अगर प्राचीन समय की बात करें तो लोकतंत्र की जननी भारत ही है, क्योंकि यहाँ का जो बज्जी और वैशाली संघ था वहाँ पे जो है परिषद के माध्यम से वहाँ पे बहुत पहले शासन किया जाता था। अब कहिएगा क्या उस समय जनता वोटिंग करती थी? नहीं, जनता वोटिंग नहीं करती थी, लेकिन हर एक क्षेत्र में एक एक सामंत टाइप के वहाँ पे कह सकते हैं कि प्रभुत्वशाली व्यक्ति थे, जो कि वहाँ पे जो भी धनी मनी कह सकते हैं या जो राजा के संरक्षण में रहते होंगे जो लोग, उनको वोट देने का वहाँ पे चुनने का अधिकार हुआ करता था। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं सामंत टाइप के जो लोग होते थे एक एरिया का, वो वहाँ पे चुनाव कर मतलब कोई भी निर्णय होता था तो उसमें पार्टिसिपेट करते थे। ये बज्जी और वैशाली संघ की बात है, ठीक है। बज्जी और वैशाली जो कि दुनिया के प्राचीनतम कह सकते हैं कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में से जाना जाता है। फिर स्पार्टा और एथेंस में भी आगे चल करके यूरोप में वहाँ पे प्रजातंत्र की बात हुई थी, लेकिन वर्तमान समय की बात है, इसीलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपको ब्रिटेन में जो है प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हुई थी। आज भी ब्रिटेन में क्या है, देखिए सबसे ऊपर में तो राजा रानी है, लेकिन उसके नीचे प्रजातांत्रिक व्यवस्था ही, प्रधानमंत्री आज भी वहाँ पे चुने जाते हैं और जनता के जो है मत से, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिटेन याद रखिएगा, लोकतंत्र की जननी किस देश को कहा जाता है, तो ब्रिटेन को कहा जाता है, जहाँ कार्मिक रूप से लोकतंत्र ने अपनी जड़ें जमाई है। तो वर्तमान समय में आपको पता होगा गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में ही हो गई थी ब्रिटेन में, ठीक है। और वहाँ पे जो है एक जनता का शासन वहाँ पे स्थापित हुआ। तो ब्रिटेन याद रखिएगा, ब्रिटेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा था आपका TRD 3.0 में, अगर आपको याद होगा तो ये क्वेश्चन आपका पूछा था, ठीक है। अगर प्राचीन पूछेगा तो प्राचीन समय में भारत हो जाएगा, लेकिन वर्तमान समय में जो है अगर पूछ दिया तो आपको यही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इसका। चिली आपका दक्षिण अमेरिकी देश है। लोकतंत्र की समाप्ति और सैनिक शासन की स्थापना कब हुई? देखिए वहाँ पर क्या है कि एक लंबे समय के बाद जो है वहाँ पे क्या हुआ, सैन्य शासन की स्थापना हो गई, ठीक है, चिली में। ये कब हुआ था तो बताइए। चिली में जो है लोकतंत्र, देखिए ये सब देश थे शुरुआत में लोकतांत्रिक रहते हैं, फिर वहाँ पे सैन्य शासन आ गया, ठीक है। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछा था, इनमें से कौन सा देश में जहाँ पे लोकतंत्र की वापसी नहीं हुई है, लोकतंत्र की वापसी नहीं हुई है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ। जैसे नेपाल में लोकतंत्र की वापसी की अभी हमने चर्चा किया, चिली में चर्चा किया, म्यांमार में किया, ठीक है, म्यांमार में भी हुआ था आंग सान सू के नेतृत्व में। तो ये सब क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए BPSC घुमाता है, और यही सब टॉपिक से क्वेश्चन उठा है, कोई अलग नहीं है, बस आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चिली में लोकतंत्र की समाप्ति और सैन्य शासन की स्थापना कब हुई थी? आप लोग को तो आंसर ऑलरेडी हमने आपको पहले ही PDF दे दिया। पहले मैं आंसर नहीं देता था, लेकिन कई लोग बोलते सर आंसर दिया हुआ PDF दे। चलिए आप लोग को पता ही है 11, चलिए कम से कम रिपीट तो हो रहा है ना। तो चिली दक्षिण अमेरिकी देश है, वहाँ पे लोकतंत्र की समाप्ति हो गई और फिर वहाँ पे सैन्य शासन हुआ जो कि 17 वर्षों तक रहा, फिर जा कर के वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना होती है। लेकिन जो पहली बार लोकतंत्र को समाप्त करके यहाँ पे सैनिक तानाशाही की स्थापना जो हुई है वो 11 सितंबर 1973 ईस्वी को हुआ। चिली में लोकतंत्र की समाप्ति और सैनिक शासन की स्थापना कब हुई? तो 11 सितंबर 1973 ईस्वी को। कब हुई? तो याद रखिएगा 11 सितंबर 1973 ईस्वी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए वही चीज है, यहाँ पे फिर ये क्वेश्चन आया, राष्ट्रपति आयंदे की हत्या कर जनरल अगस्तो पिनोसे कितने वर्ष तक चिली का राष्ट्रपति बना रहा, जो कि सैन्य तानाशाह है, सैन्य शासन लाया था 17 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? तो याद रखिएगा, इसमें एकदम एग्जैक्ट याद रखिएगा, 17 वर्ष तक वो तानाशाह बना रहा। 1973 से 17 यानी आपका कितना हो गया, 1973 से 17 जोड़िएगा तो 1990।
1990 तक जो है ये वहाँ का राष्ट्रपति बना रहा। कौन? तो उसका नाम था अगस्तो पिनोसे, जनरल अगस्तो पिनोसे, जो कि सैनिक के शासन की अगुवाई करता है, सेना ही है। कहाँ का? तो चिली देश में। ठीक है, तो 17 वर्षों तक वहाँ पे अगस्तो पिनोसे की जो है सरकार रहती है। और किसकी हत्या करा के? तो राष्ट्रपति क्या नाम है? आयंदे। ठीक है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति आयंदे। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चिली में जनमत संग्रह में नकारे जाने के उपरांत, जनमत संग्रह जब हुआ चिली में तो नकार दिया गया अगस्तो पिनोसे, जो कि वहाँ के सैन्य शासक हैं, की जगह मिशेल बेसेल कब राष्ट्रपति निर्वाचित हुई? जब वहाँ दोबारा चुनाव हुआ। देखिए, जब जो भी देश, लोकतंत्र एक ऐसा टेस्ट है, जो स्वाद है, जो लोग ले लिए उसको वो छोड़ नहीं सकते। ठीक है, और अगर बीच में दूसरा शासन आ भी गया तो फिर लोग जो है वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना का पूरा प्रयास करते हैं। तो वही यहाँ भी सिचुएशन है चिली में भी, जो लोकतंत्र की वापसी पुनः होगी 2006 में। और 2006 में जब चुनाव हुआ, ठीक है, इनको लगा कि मिशेल ये क्या नाम है, अगस्तो पिनोसे को लगा कि जनता जो है मुझे चाहती है और जनता मेरे सिवा किसी और को वोट नहीं देगी। लेकिन जब चुनाव हुआ तो पता चला कि ये हार जाते हैं और मिशेल बेसेल वहाँ के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, निर्वाचित हो जाते हैं। कब? तो 2006 में। ये याद रखिएगा। तो ये सब वर्ल्ड पॉलिटी के क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पोलैंड में 1990 के निर्वाचन में राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने वाले लेक वालेसा किस मजदूर संगठन के नेता थे? ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन एकदम याद रखिएगा रटंत विद्या के माध्यम से, उतना समझने की आवश्यकता नहीं है आपको। यहाँ पे पोलैंड में 1990 के निर्वाचन में राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने वाले लेक वालेसा किस मजदूर संगठन के नेता थे? तो उसका नाम था सोलिडरनोस्क। ये पूछा था सोलिडरिटी या सोलिडरनोस्क कहाँ की पार्टी थी? तो पोलैंड की। ये क्वेश्चन पूछा था आपको 6 to 8 में। ठीक है, तो सोलिडरनोस्क या सोलिडरिटी पार्टी कहाँ की थी? तो पोलैंड की पार्टी थी। कहाँ की पार्टी थी? तो पोलैंड की पार्टी थी, जिसने निर्वाचन में राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने वाले लेक वालेसा जो वहाँ पे चुने गए वो इसी मजदूर संगठन के थे। सोलिडरनोस्क या सोलिडरिटी कहाँ की पार्टी है? जो मजदूरों की पार्टी है। तो याद रखिएगा पोलैंड का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पोलैंड की सीनेट के 1990 के निर्वाचन में कुल 100 स्थानों में सोलिडरिटी, टोटल 100 सीट में कितना सीट जो है सोलिडरिटी पार्टी को मिल गया था? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग को बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए क्या होगा? 100 में से, ठीक है, 100 सीट में से मैक्सिमम सीट यानी 99 सीट इसी पार्टी को मिला। एक ही विपक्षी को मिला होगा जिस पार्टी पे वो खड़ा हुआ होगा। तो याद रखिएगा 99 जो है सीट जो है यहाँ पे पोलैंड की सीनेट में जो है सोलिडरिटी पार्टी, जो मजदूर पार्टी है, उसी को मिला था। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आप लोग के बीच में देखिए, अब यही क्वेश्चन अभी हमने चर्चा किया। लिच्छवी, वज्जी, लिच्छवी वहाँ के लोगों को कहा जाता था। जो वज्जी वैशाली संघ है वहाँ के लोगों को लिच्छवी कहा जाता था। इसलिए वज्जी भी लिखा रह सकता है, लिच्छवी भी लिखा रह सकता है, इसलिए कन्फ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, तो लिच्छवी गणराज्य की राजधानी कहाँ हुआ करती थी प्राचीन भारत में? चलिए, बहुत अच्छा जवाब, बहुत सही, बहुत अच्छा। चलिए 1 नंबर, सबको पता है लिच्छवी जो गणराज्य की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली हुआ करती थी, सबको पता है। यही सब क्वेश्चन आपके कमीशन में भी पूछे जाते हैं, प्रशासनिक सेवा में भी पूछे जाते हैं। और यही सब कुछ देखिए, अब क्वेश्चन जो है आपके टीआरई के जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी टाइप के क्वेश्चन अब आपको प्रशासनिक सेवा में भी देखने को मिलेगा। इसीलिए आप लोग जो है, जो एनसीईआरटी अभी ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, वो चैप्टर को आप लोग अच्छे से, मतलब कम से कम ऑब्जेक्टिव लेवल पे ही समझ लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाद बाकी तो उधर कंटेंट में सारा टॉपिक लगभग आपको समझाया हुआ हमने है ही। ठीक है, तो उम्मीद कीजिए कि 95% क्वेश्चन हमारे क्लास नोट्स के और हमारे वीडियो से ही आ जाएंगे और आए हैं। ठीक है,
और कुछ क्वेश्चन क्या है कि आपके बुद्धि विवेक से बनता है। सब क्वेश्चन आप खोजिएगा कि हमारे वीडियो में, हाँ, उस आधारित, जैसे यही क्वेश्चन है, ठीक है, लिच्छवी हमने बोला, अब लिच्छवी ना दे के वज्जी दे देगा वहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं कि हमने नहीं पढ़ा है, वो क्वेश्चन हमने पढ़ा है, आपको समझने वाली बात होती है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, लिच्छवी गणतंत्र का शासन किस संस्था द्वारा संचालित होता था? शुरुआत में ही हमने बताया, देखिए यहाँ पे कोई राजा नहीं हुआ करता था, बल्कि जैसे कोई भी आप कुछ भी प्रोग्राम करते हैं, कुछ भी योजना बनाते हैं, तो क्या करते हैं, एक प्रकार से परिषद बनाते हैं, कोई संगठन बनाते हैं, परिषद बनाते हैं, उसमें सभी लोग अपना मत देते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे लिच्छवी गणराज्य में कहिएगा तो यहाँ पे जो राजतंत्र नहीं था, ये क्या था, गणतंत्र है। लेकिन गणतंत्र में भी जनता डायरेक्ट वोट नहीं कर रही, आम जनता को इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जगह जगह जैसे मान के जो भी वहाँ पे शक्तिशाली प्रभुशाली लोग हैं वो जरूर निर्णय में पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है परिषद हुआ करता था, ठीक है। परिषद के माध्यम से लिच्छवी गणतंत्र की शासन संचालित होती थी। किसके माध्यम से होती थी? तो परिषद के माध्यम से, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, परिषद के माध्यम से लिच्छवी गणराज्य में शासन व्यवस्था संचालित होती थी, ठीक है। लिच्छवी वैशाली याद रखिएगा, लिच्छवी कहाँ? वैशाली, वज्जी, संघ, महाजनपद, जब काल हमने इतिहास में पढ़ाया था महाजनपद, तो उसमें ये दो जो वज्जी और मल्ल जो थे, दो राजतंत्र नहीं थे, ये दोनों प्रजातंत्र या कह सकते हैं लोकतंत्र व्यवस्था थी, जनतांत्रिक व्यवस्था थी। बाद में की जितने भी 14 महाजनपद थे वो सारे राजतंत्रात्मक व्यवस्था में आते हैं, राजतंत्र थे वहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे बड़ा महाजनपद हमने बताया था और सबसे शक्तिशाली महाजनपद याद कीजिए, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस क्रांति ने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, कई बार हमने बताया है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा था? बताइए किस रेवोल्यूशन? फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, या 1688 का गौरव? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही। आप लोग अब एकदम अच्छे से विश्व जो पॉलिटी है और विश्व इतिहास भी मुझे लगता है अभी तक पढ़ लिए हैं, क्योंकि हमने कई बार फ्रांस की क्रांति आपको पढ़ा रखा। जो यूट्यूब पे देखते हैं उनको भी आप देखिएगा कि प्लेलिस्ट में फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, चीनी साम्यवादी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, सारे कुछ हमने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का ही नारा है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व किसका नारा है? ठीक है, तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जो नारा है वो आपका फ्रांसीसी क्रांति का नारा है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा है? तो याद रखिएगा फ्रांसीसी क्रांति का नारा है। 1789 ईस्वी में हुआ था फ्रांस की क्रांति, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये सब सारे कंटेंट में भी वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाया हुआ है। तो अगर जो लोग का हिस्ट्री है, पॉलिटी है, तो दोनों विषय पढ़ना ही है आपको। तो हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। देखिए 6 to 8 वाले वर्ल्ड और मॉडर्न, ये दो ज़्यादा पढ़िएगा। बाकी 10+2 वाले प्राचीन, मध्यकालीन और पूरा पढ़ के जाइएगा, जिनका 10+2 में है। 1 to 5 वाले केवल मॉडर्न, उसमें भी बिहार स्पेसिफिक मॉडर्न ज़्यादा पढ़ के जाइएगा, ठीक है। पहले ही बता दी, वहीं से क्वेश्चन आएगा। बाकी इसलिए हम बोलते हैं सब पढ़ लीजिए, चूँकि हमको भी बीपीएससी पे भरोसा नहीं है कब क्या वो चकमा दे देगा। अगर आप लोग भरोसा करते तो अच्छी बात है, हम बीपीएससी पे भरोसा नहीं करते। हम इसीलिए आपको हर एक चीज़ पढ़ा के भेजते हैं कि आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं हो, ठीक है। जितना पढ़ाते हैं उतना उसी कॉन्सेप्ट को बार बार पढ़िए, समझिए, ठीक है, उसी में रिजल्ट हो जाएगा। अगर विद्वान बनने के चक्कर में रहिएगा तो कुछ नहीं होगा, जान लीजिए। और 2-4 क्वेश्चन अद्भुत जो दिखता है ना, उसको छोड़ दीजिए, उससे रिजल्ट कोई प्रभावित नहीं होता है। 120 क्वेश्चन में आपको 40 क्वेश्चन गलत बनाने हैं, जान लीजिए। खास करके जो सोशल साइंस और एसटी ये वाला सब्जेक्ट है, तो 40 क्वेश्चन गलत बनाने हैं। तो उसमें जो अद्भुत क्वेश्चन एक आध पूछ देता है ना, जो कहीं आपको दिखा नहीं है, तो उसके फेर में मत पड़िएगा। वो पूछ दिया, अगले बार उस टाइप का नहीं आएगा, फिर दूसरा टाइप का कहीं और से आ जाएगा। उसके चक्कर में आप जो है पूरा जो आने वाला क्वेश्चन उसको भी छोड़ देते हैं। तो ये सब तरीका है, जहाँ से मास क्वेश्चन आ रहा है, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, उसको पकड़िए। कभी कभी इक्का दुक्का कहीं से आ गया, उस चैप्टर के चक्कर में मत पड़े रहिए, ठीक है। तब जाके रिजल्ट बनता है। बीपीएससी का रिजल्ट लेना एक कला है, ठीक है, और कलाकारी जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं होगा, जान लीजिए।
कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, बताइए इसका आंसर क्या होगा। पश्चिमी अफ्रीकी घाना के निर्वाचित राष्ट्रपति एनकोमा को हटाकर किस वर्ष वहाँ पे सैनिक शासन की स्थापना की गई थी, बताइए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपको दे ही रखे हैं, आप लोग देख भी रहे होंगे। जो लोग व्हाट्सएप से जुड़े हुए उनके पास तो पीडीएफ मॉर्निंग में ही हमने दे दिया था, इसलिए पहले मैं आंसर नहीं देता था जानबूझ करके ही, क्योंकि आप जब आंसर देखे रहिएगा तो हम पूछेंगे तो आप बिना जोर दिए ही बता दीजिएगा। चलिए अच्छी बात है, रिपीट हो रहा है। पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना जो है अफ्रीका में पड़ता है पश्चिम में, निर्वाचित राष्ट्रपति एनकोमा को हटाकर किस वर्ष वहाँ सैनिक शासन की स्थापना की गई थी, तो 1966 ईस्वी में। कब, तो 1966 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, जान लीजिए। म्यांमार आपका पड़ोसी देश है। म्यांमार में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को किसके नेतृत्व में 1990 में बहुमत प्राप्त हुआ था। बहुमत तो प्राप्त हुआ लेकिन ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाई और फिर उनको जो है बंदी बना लिया गया। तो आंग सान सूकी या सूची भी लिखा रहता है, आंग सान सूची या सूकी, आंग सान सूकी, याद रखिएगा। क्या नाम है, डेमोक्रेसी जो वहाँ का है, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, किसके नेतृत्व में 1990 में बहुमत प्राप्त हुआ था, आंग सान सूकी के नेतृत्व में। लेकिन आगे चल करके फिर वहाँ पे सैन्य शासन स्थापित हुआ और फिर अभी जो वहाँ पार्टी सरकार में है वो भी सैनिक से समर्थित पार्टी ही वहाँ पे सरकार में है। आंग सान सूकी वास्तविक लोकतंत्र के लिए अभी भी लड़ रही है वहाँ पे, ठीक है, आंग सान सूकी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब आप लोग बताइए, इस तरह के क्वेश्चन खूब पूछे जाएंगे, जान लीजिए 10 क्वेश्चन तो फिक्स रखिएगा, वर्ल्ड पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जब भी लोकतंत्र टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें एक से अधिक वाला भी आंसर पे विशेष जोर देना है, ठीक है। चलिए अब बताइए, लोकतंत्र में थोड़ा ये कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए बताइए, लोकतंत्र में शासन का संचालन कौन करता है, जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि, दूसरा है स्वयं जनता, उच्च वर्ग, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बताइए, जनता के लोकतंत्र में शासन का संचालन कौन करेगा, जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि करेंगे, स्वयं जनता करेगी, उच्च वर्ग, या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए एग्जैक्ट आंसर बताइए। 16 का क्या हो जाएगा, सी उच्च वर्ग। बताइए बी स्वयं जनता, स्वयं जनता नहीं करती, ठीक है। लोकतंत्र में शासन का संचालन कौन करता है, ठीक है। निर्णय भले प्रत्यक्ष में जनता ले सकती है लेकिन संचालन जनता स्वयं कैसे करेगी, जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि, इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि ही वहाँ का संचालन करते हैं, ठीक है। चाहे प्रत्यक्ष हो लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष, जनता के प्रतिनिधि के माध्यम से वहाँ पे जो है निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे संचालन करते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए ये बार बार क्वेश्चन, ये बेसिक क्वेश्चन है, बार बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। डेमोक्रेसी एक शब्द है जो कि डेमोस और क्रेसिया से मिलके बना है, आप लोग को पता होगा डेमोस और क्रेसिया। तो डेमोस का अर्थ क्या होता है, डेमोस का अर्थ क्या होता है, तो डेमोस शासन होता है क्या, बिल्कुल गलत। शासक होता है क्या, बिल्कुल गलत। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जनता। डेमोस का अर्थ क्या होता है, तो जनता, ठीक है। क्रेसिया मतलब शासन, तो यहाँ पे हो गया जनता। डेमोस मतलब हो गया जनता, क्रेसिया मतलब का शासन कहते हैं। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा ही शासन लोकतंत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जनता, डेमोस का अर्थ क्या होता है, जनता होता है, याद रखिएगा पब्लिक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले भी इधर देख लीजिए। द वर्ड ऑफ डेमोक्रेसी इज द मेड अप टू द टू वर्ड्स डेमोस और क्रेसिया एंड क्रेसिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोस? गवर्नेंस, रूलर, पीपल, मोर देन वन, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो गया पीपल। इंग्लिश मीडियम वाले बहुत कम ही लोग होंगे, ना के बराबर होंगे, और उनको हिंदी समझा दिए तो इंग्लिश समझ में आ ही जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बिहार के मैक्सिमम लोग हिंदी मीडियम से ही तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हम लोग भी जो है आपको हिंदी में ही प्रेफर करते हैं। चलिए यहाँ पे बताइए लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है बताइए, तेजी से बताइए। लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है? लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है बताइए। जनता का शासन तो होता ही है, जनता द्वारा शासन ये भी होता है, जनता के लिए शासन ये भी होता है। जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन, यही क्या लोकतंत्र। यानी इसका आंसर अब कहाँ चला गया? एक से अधिक में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर कहाँ चला जाएगा? एक से अधिक। ठीक है, कहाँ आंसर चला जाएगा? एक से अधिक। ठीक है, जो लोग YouTube पे देखते रहते हैं तो कम से कम लाइक सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए चैनल को। ठीक है, और जो लोग अभी तक कोर्स से नहीं जुड़े जरूर जुड़िए। ठीक है, बाकी सारा टॉपिक तो हो ही रखा है, पूरा हमने पढ़ा रखा है। अभी आपको जो भी मिलेगा केवल ऑब्जेक्टिव सेशन ही अभी लाइव में जो ले रहे हैं, बाकी सारे टॉपिक मैथ हो गए हैं, आपके हिस्ट्री पूरे कंप्लीट हैं। ठीक है, उसी चीज़ को बार बार रिपीट मैं कर रहा हूँ। बाकी जितना हमने पढ़ा है सफिशिएंट है, उसको बार बार रिपीट करते रहिए। टेस्ट जो भी आपके कंटेंट में पड़े हुए हैं, बिहार स्पेशल हो चाहे वो भी, आप लोग लगाते रहिए। ठीक है, लास्ट में आपका जब 10 दिन बचेगा तो करेंट अफेयर्स में आपको अपडेट करूंगा। ठीक है, अभी करवा भी दूंगा तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, HM का जब एग्ज़ाम होगा तो उससे 10 दिन पहले हम आपको टीचिंग एप्टीट्यूड अपडेट करेंगे। बाद बाकी सब्जेक्ट आप लोग पहले स्ट्रॉन्ग करके रखिए। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट क्या होता है ना कि एग्ज़ाम के टाइम पे ही पढ़ के जाने के बाद आपका बनेगा। पहले से अभी पढ़ा भी देंगे तो कोई काम का नहीं होगा। जिसे करेंट अफेयर्स अभी पढ़ा भी देंगे ना, 10 दिन में आप भूल जाइएगा। उससे अच्छा है कि लास्ट में पढ़ाएंगे और आप लोग को कुछ थोड़ा बहुत याद रहेगा, तब भी आप 10 में से 5-6 तो ऐसे भी सही कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो खुद भी मैगजीन वगैरह हमने बता रखा है, उसको लीजिए। परीक्षा मंथन ले लीजिए, 3 मंथ का आता है, या फिर SPD का आता है 6 मंथ या 1 ईयर का रहता है, 1 लाइनर, उसी को पढ़िए। ठीक है, ज़्यादा उसके चक्कर में मत पढ़िए। चलिए 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5-6 क्वेश्चन ऐसे भी वो आपका लड़ ही जाता है 1 लाइनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बताइए आप लोग, किसने कहा कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता का शासन है, जनता के लिए शासन है? बताइए, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन है, यह बात किसने कहा है? ये बहुत तो फेमस पंक्ति है, ये तो सभी लोग को पता होगा, ये पंक्ति सबको पता होगा। ये तो बिल्कुल सही, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने कहा, बिल्कुल सही जवाब है अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आप लोग जवाब देते रहिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, बताइए इसका जवाब बताइए आप लोग। 1917 की जो रूस की क्रांति ने किस लोकतंत्र की को मजबूती प्रदान की? किस प्रकार? देखिए, लोकतंत्र केवल आपको जनता का शासन ही नहीं है, बल्कि वो आपको आज़ादी देती है राजनीतिक, आर्थिक, व्यावसायिक रूप से। ठीक है, तो 1917 की रूस की क्रांति ने किस प्रकार के लोकतंत्र की वहाँ पे स्थापना की? वो गुलाम नहीं थे। ठीक है, रूस की जनता पहले भी गुलाम नहीं थी। वहाँ पे किस प्रकार की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था से फ़ायदा हुआ, मजबूती मिली? तो वहाँ पे जो गतिविधियाँ थी, जो वहाँ का जो ज़मीनें, जो मैक्सिमम ज़मीनें जो वहाँ के पोप, पादरी या जो भी बड़े वर्ग के लोग थे, शासक वर्ग, उनके पास थी, वो ज़मीनें सरकार अपने पास रखी और फिर जो है बराबर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ठीक है, तो वहाँ पे आर्थिक रूप से वहाँ पे कंट्रोल किया गया। ठीक है, आर्थिक गतिविधि जो भी है, जनता जो भूख से मर रही थी या टैक्स चुका रही थी ज़्यादा, जो मजदूर जो लोग थे, ठीक है, तो वहाँ पे जो है आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने पे विशेष जोर दिया गया। लेनिन के द्वारा भी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया गया, नई आर्थिक नीति। ये भी क्वेश्चन पूछा है, किसके द्वारा लाया गया था रूस में नई आर्थिक नीति? तो लेनिन के द्वारा लाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, जो कि क्वेश्चन आपके TRE 3 में भी पूछे गए थे।
तो आर्थिक रूप से यहाँ पे विशेष जोर दिया गया था रूस में। रूस की क्रांति विश्व इतिहास पे हमने पढ़ा रखा है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्तमान समय में विश्व के किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? शुरुआत में ही हमने बताया था प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है, बताइए। वर्तमान समय में विश्व के किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? जहाँ पे जनता स्वयं निर्णय लेगी, वहाँ उसके प्रतिनिधि नहीं लेंगे, बल्कि जनता स्वयं ही जब कानून बनाना होगा, कुछ करना होगा, जनता एकत्रित होकर के निर्णय लेती है। बताइए, ब्रिटेन, कनाडा, स्विट्जरलैंड ऐसा देश होगा जहाँ की आबादी बहुत कम होगी? ब्रिटेन बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही जवाब है सी, स्विट्जरलैंड। बिल्कुल सही जवाब है स्विट्जरलैंड। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में अंतर है। भारत में क्या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, हम जनता यहाँ पे डायरेक्ट निर्णय नहीं लेते, हमारे प्रतिनिधि लेते, इसलिए हम लोग अप्रत्यक्ष हो गए। लेकिन जहाँ जनता स्वयं पार्टिसिपेट करके निर्णय लेगी तो वो होता है प्रत्यक्ष, और स्विट्जरलैंड में आपका क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। याद रखिएगा, डायरेक्ट। तो यहाँ पे है आपका, विच कंट्री इन द वर्ल्ड करेंटली हैज डायरेक्ट डेमोक्रेसी? तो वह देश है आपका स्विट्जरलैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और ये सब क्वेश्चन आप लोग पढ़े भी हैं, मैं बस रिपीट कर रहा हूँ और बेहतर तैयारी के लिए। बाकी कंटेंट्स में आपके सारे टॉपिक जो भी इंडियन पॉलिटी हैं वो पढ़ाया जा चुका है, और वर्ल्ड पॉलिटी में कुछ है ही नहीं, केवल ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी करके चले जाइएगा तो कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा, इस बात का फुल गारंटी। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के दौरान ही मैं उसका कॉन्सेप्ट भी आपको बता ही देता हूँ। 2-2 मिनट का कॉन्सेप्ट है हर एक चैप्टर का, और वो जब ऑब्जेक्टिव होता है तो उसी में आपका आ जाता है, इसलिए परेशान होने का, उतना मोटा बुक पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। बाकी टाइम है तो खूब पढ़िए, लेकिन अगर जहाँ टाइम नहीं है तो वहाँ टाइम बचा सकते हैं। चलिए, लोकतंत्र शासन की सबसे अच्छी व्यवस्था क्यों है? लोकतंत्र को शासन की सबसे अच्छी व्यवस्था क्यों मानी जाती है? पहला ऑप्शन, जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में भाग लेती है। ये तो बिल्कुल सही है, जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ही शासन में पार्टिसिपेट करती है। शासन के अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में होती है। ये भी सही है। इसमें विधि के शासन की स्थापना होती है और नागरिक अधिकारों की गारंटी होती है। ये भी बात सही है। यानी लोकतंत्र शासन की सबसे अच्छी व्यवस्था क्यों है? तो ये बिल्कुल तीनों बात सही है। तीनों क्या है? सही है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब बताइए, आप लोग जवाब दीजिए, क्या है क्वेश्चन? विधि के शासन का क्या अर्थ है? विधि मतलब क्या होता है? कानून। विधि मतलब क्या होता है? कानून। विधि कानून की सर्वोच्चता, व्यक्ति की नहीं। विधि के शासन, विधि के समक्ष समानता, विधि के द्वारा समान संरक्षण। तो ये तो है, समता समानता होनी चाहिए, विधि के समक्ष सभी समान है। भारतीय संविधान में भी विधि के शासन यही होता है, विधि का शासन, जहाँ सबको समान रूप से देखा जाता है, विधि के द्वारा समान संरक्षण। ये भी सही है। विधि कानून की सर्वोच्चता, व्यक्ति की नहीं। ये भी सही है। ये भी सही है कि जहाँ पे विधि कानून की सर्वोच्चता, भारत में क्या सबसे ऊपर संविधान है, विधि है। संविधान बना क्या? संविधान। सम मतलब समान रूप से विधान, सबके लिए। ठीक है, वही है संविधान। तो वहाँ पे क्या विधान, विधि जो है सबके लिए है, सर्वोच्चता उसी का है। भारत में सबसे ऊपर कौन? क्या? भारतीय संविधान है, तो व्यक्ति की नहीं। बिल्कुल, ये तीनों सही है। ये क्या है? तीनों सही है। इसका मतलब है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक से अधिक। तो इस तरह के क्वेश्चन पे आप लोग एक से अधिक पर चिंतन जरूर कीजिएगा, और ये सब क्वेश्चन वर्ल्ड पॉलिटी में ध्यान रखिएगा। मैं TRE 2 में भी बोला था, TRE 3 में भी बोला, पहले भी, अभी भी बोल रहा हूँ। इस तरह के जब लोकतांत्रिक व्यवस्था ये सब हो तो उसमें एक से अधिक वाला ऑप्शन का भी संभावना पूरा रहता है, तो अच्छे से देखिएगा। ठीक है, एक से अधिक इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए आप लोग खुद बताइए तो क्या होगा इसका आंसर? लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को किस प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को किस प्रकार के मौलिक अधिकार? आपको भी तो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो क्या विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी है आपको? बिल्कुल है, ये तो है ही। भले आप डर से कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, वो अलग बात है, क्योंकि आप बहुत लोग उसमें से आगे चल के सरकारी सेवक बन जाइएगा, टीचर की नौकरी कर लीजिएगा। ठीक है,
तो आप कुछ बोल नहीं पाइएगा। ये बात ठीक है, क्योंकि आपको नौकरी बचाना पड़ता है, लेकिन संविधान ने आपको विचार की अभिव्यक्ति दी है। उसके बाद अवसर की समानता की, ये भी सही है, सबको समान अवसर मिलता है। राजनीतिक भागीदारी, ये भी सही है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को किस प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो ये सभी दिए गए। अवसर की समानता भी दी गई है, राजनीतिक भागीदारी भी दी गई है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, एक से अधिक। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग बिल्कुल सही हैं, आप लोग बिल्कुल सही बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत अच्छा, इसी तरीक़ा से बनाते रहिए। ठीक है, चलिए अब आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 25। बिल्कुल आसान, सारे पर देखिए, अगर आप गौर कीजिए तो TRE 3 में भी जो थे क्वेश्चन टफ नहीं थे। पॉलिटी में 40 में 35-36 तो एकदम बनने वाला था, इजी रूप। तो जब मैं बोल रहा था कि कट ऑफ जो है, तो बहुत लोग जो है, मैंने ऐसे 70 तक ही मैंने बोला था, फिर भी लोग बोले थे 50 जाएगा। रिजल्ट आता तो पता चल जाता 50 जाता है कि 40 जाता है कि 80 जाता है। वो तो संजोग है कि रद्द हो गया। और मैं अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है ना, मैं बोल रहा हूँ इस बार कटअप आपका मिनिमम 80 जाएगा 6 to 8 में। आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन आसान पूछे टफ पूछे, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ BPSC में 80 से कम इस बार अब कट ऑफ नहीं जाएगा। पिछले बार तो डर के मैं 70 तक गया था, उस पर भी बहुत लोग उल्टा पुल्टा कमेंट करने लगते हैं। और मेरा प्रीवियस भी आप देख लीजिए, जब भी मैंने आपको कट ऑफ के बारे में चर्चा किया है, वो आप मेरा अंदाज़ा जानते होंगे जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं। जो लोग नए हैं उनको नहीं पता होगा। ठीक है, मेरा अंदाज़ा फेल नहीं करेगा, जान लीजिए। इसके पीछे कई रीज़न होता है। ठीक है, तो इस बार क्वेश्चन अगर टफ भी पूछेगा तब भी 80 जाएगा, और आसान पूछ दिया तो बढ़ ही सकता है, घटने की चांस कम ही है। लेकिन BPSC है तो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करेगी, उतना आसान भी क्वेश्चन नहीं पूछेगी, लेकिन 80 तक लाने लायक क्वेश्चन आपको देगी, जान लीजिए। तो वो 80 नंबर वही लाएंगे जो इन सब टॉपिक को समझ के जाएंगे। केवल रट के जाएंगे उनसे नहीं होगा, जान लीजिए। और होगा उन्हीं से जो मैथ भी 8 क्वेश्चन बनाएंगे, करेंट अफेयर्स भी 5-6 सही कर लेंगे। ठीक है, और बिहार स्पेसिफिक जो पहला सेक्शन में 40 में जो हिस्ट्री पूछेगा वह भी स्कोर कर लेंगे। जो लोग 40 में से कम से कम मिनिमम 25 स्कोर करेंगे फर्स्ट सेक्शन में, वो रिजल्ट में रहेंगे। बाद बाकी 24 वाले रिजल्ट में नहीं रहेंगे, गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ। ठीक है, आप देख लीजिएगा, जो लोग फर्स्ट सेक्शन में 25 नंबर स्कोर नहीं करेंगे वो रिजल्ट में रह ही नहीं सकते, ये गारंटेड हम बता रहे हैं। उन्हीं लोग का रिजल्ट बनेगा जो फर्स्ट सेक्शन में 25 प्लस स्कोर करेंगे। तो 40 में 25 प्लस लाने के लिए आपको कई सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना होगा। सबसे पहले बिहार स्पेसिफिक मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़िए, बिहार का ज्योग्राफी पढ़िए, बिहार से रिलेटेड जीके जीएस अच्छा पकड़ कीजिएगा तो 8 क्वेश्चन वहाँ से आपको बनने की संभावना रहेगी। 8 क्वेश्चन जनरल साइंस बेसिक चैप्टर जितना भी है जनरल साइंस का, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का पूरा पढ़िएगा तो 8 क्वेश्चन। पूरा 1 साल का करेंट पढ़ के जाइएगा तो 8 क्वेश्चन। पूरा मैथ पढ़ के जाइएगा तो 8 क्वेश्चन। क्या हो गया, 8 चौका 32, क्या छूट गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका 8-8 क्वेश्चन का सीरीज है। तो ये सब मिला करके जब आप 25 नंबर ले आइएगा तो आप उम्मीद कीजिएगा कि आप रिजल्ट में रहिएगा। कई लोग मैथ नहीं बनाते हैं, नहीं मैथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, कई लोग करेंट को हल्के में ले रखे हैं। तो जान लीजिए केवल हिस्ट्री पॉलिटी से आपका कभी रिजल्ट नहीं बनेगा, एकदम गारंटेड हम बता रहे हैं। कई लोग केवल हिस्ट्री पॉलिटी पलट रहे हैं, पलटिए अच्छी बात है, लेकिन अगर रिजल्ट लेना है तो आपको मैथ उथ का भी सारे कंटेंट वीडियो पड़े हुए अच्छे सभी टाइम है। ये सब तो बन ही जाएगा, जो बनना होगा वो सब का बनेगा, लगभग बराबर ही रहिएगा। इधर में ये वाले सेक्शन में मैं गारंटी बोलता हूँ लगभग लोग बराबर रहेंगे। पॉलिटी में आप 30-35 के बीच में रहिएगा, हिस्ट्री में आप 25 से 30 के बीच में रहिएगा, लगभग लोग जो अच्छे हैं। ठीक है, तो अगर 40 में अगर मान के चलिए पॉलिटी में 30 और उधर हिस्ट्री में आप 26-27 नंबर, बस इससे ज़्यादा इधर आप स्कोर नहीं कर पाइएगा। कितना हो गया 6 और इधर कितना हो गया 56, 80 पुराइए इसको। 56 में कितना जोड़ेंगे तो 80 पूर जाएगा 24। तो इसीलिए हमने बोला ना कि 25-24, इसीलिए बोला कि आपको इससे ज़्यादा नंबर उम्मीद नहीं कीजिएगा।
नहीं ले पाइएगा। 56 अच्छे स्टूडेंट हैं, एवरेज से अच्छे हैं, तब 56 नंबर इधर स्कोर कीजिएगा और इधर आपको 25 नंबर 26 नंबर स्कोर होगा, तब जा करके रिजल्ट आप जो सामान्य लोग हैं उनके, विकलांग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो ST SC में है या जो आरक्षण में उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, सामान्य लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आरक्षण वाले का तो कम भी जाएगा, तो यहाँ पे भी कम हो सकता है, 2-4 नंबर का अंतर होगा, ठीक है। तो बाद बाकी जो लोग सामान्य लोग हैं, हाथ पैर वाले, तो उनको जो है इतना नंबर लाना होगा, लगभग 80 नंबर, तो तभी आएगा जब आप 40 में से 24-25 नंबर 25 प्लस ही कीजिएगा। उसके लिए हमने बता दिया आपको, हर एक सेक्शन को मजबूत करके जाइएगा, कोई कमजोरी छोड़ेंगे तो 1-2 नंबर से रोइएगा पूरा जीवन भर, ये लास्ट चांस समझ जाइए। चलिए, लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता क्या होती है? लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता क्या होती है? यह जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। बिल्कुल होती है, जनता के प्रति तो लोकतंत्र ही, जनता का शासन ही है, तो उत्तरदायी होगी ही। इसका रूप प्रातिनिधिक होता है, बिल्कुल प्रातिनिधिक होता है, प्रतिनिधि के माध्यम से ही चल रहा है। राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी की, बिल्कुल लोकतांत्रिक सरकार राजनीतिक गतिविधि में तो भागीदारी होगी ही, तो यहाँ पे भी इसका आंसर कहाँ चला जाएगा? ठीक है, 1 से अधिक, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर डी में चला जाएगा, 1 से अधिक। जो आपका जून में रिपीट एग्जाम हो रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको हल्के में नहीं लीजिए, 8 घंटा डेली स्टडी कीजिए, ठीक है। जिनका मैथ कमजोर है, लगातार 10 दिन अभी मैथ का पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। करेंट अफेयर्स वगैरह हो जाएगा, लास्ट में करा देंगे। बाकी साइंस वाइंस वाला भी सारा वीडियो, इसीलिए हमने आप सभी को, जो भी लोग जुड़ते हैं, क्रैश कोर्स हो चाहे आपके रेगुलर कोर्स हो, तो हम आपको सारा वीडियो दे देते हैं। इसलिए दे देते हैं क्योंकि मुझे पता है बीपीएससी का एक व्यापक सिलेबस है, और जब तक आपको सिलेबस की भी जानकारी नहीं है, तब तक आप जो है इधर उधर की ही बातों में रह जाइएगा, ठीक है। कई लोग को पता ही नहीं कि 40 नंबर में क्या पूछ रहा है, क्या पढ़ना है। जब मैं बोलूँगा मैथ, सर मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी करना है, 6 to 8 को भी पढ़ना है, 1, अरे भाई जब आपको सिलेबस ही नहीं पता है तो कंपटीशन क्या खाक निकलेगा आपसे? सबसे पहले तो ये जानिए कि आपके जहां आप जा रहे हैं, आपका दुश्मन क्या क्या लेके बैठा है, कौन कौन सा हथियार लेके बैठा है, तो उसके काट के लिए आपको पहले से तैयार रखना होगा ना। वहाँ चाकू से वार होगा कि वहाँ तलवार से होगा कि भाला से होगा कि वहाँ गोली बंदूक चलेगा, पहले से पता होगा तब तो। अगर वहाँ गोली बंदूक चलेगा और तोप चलेगा और वहाँ आप तलवार लेके पहुँचिएगा तो क्या आप टिक पाइएगा? नहीं टिकिएगा ना, सिंपल सी बात है। तो वही बात है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर वहाँ पे लड़ाई में क्या क्या हथियार यूज हो रहे हैं। तो हथियार यानी क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, तो बस तो उसकी भी तैयारी होनी चाहिए। केवल जो है बेवकूफ़ों की तरह किताब ले लिए, पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, ना क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं, ना कुछ पता है कि क्या प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए, कहाँ से आएंगे, तो आपका कंपटीशन नहीं निकलेगा, ठीक है, जान लीजिए। उसके लिए आपको पूरा दुश्मन के बारे में जानकारी रखनी होगी। दुश्मन आपका बीपीएससी का क्वेश्चन है, उसके बारे में जानकारी रखनी होगी आपको, कहाँ कहाँ से वो क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछा है, ठीक है, उसके दिमाग से आपको सोचना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जिम्बाब्वे को कब अल्पसंख्यक गोरों के शासन की से मुक्ति मिली और वह एक लोकतांत्रिक राज्य बना? क्वेश्चन नंबर 26 बताइए। चलिए 26 नंबर का आंसर हो जाएगा 1980 में जिम्बाब्वे को जो अल्पसंख्यक गोरे थे, साउथ अफ्रीका में भी गोरे लोग ही शासन करते थे, जबकि अल्पसंख्यक, ठीक है। नेल्सन मंडेला के बारे में आपने सुना होगा, उनको कई वर्षों तक, दशकों तक उनको जेल में रहना पड़ा था। चलिए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1980। जिम्बाब्वे को कब अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली और वह एक लोकतांत्रिक राज्य बना था? तो याद रखिएगा 1980 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लोकतांत्रिक जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति के रूप में रॉबर्ट मुगाबे का शासन प्रजातंत्र के विकास के लिए उपयुक्त नहीं रहा। क्यों नहीं रहा भाई उपयुक्त? तो वह निर्वाचन की निष्पक्षता संदिग्ध रही है, बिल्कुल सही है। संचार माध्यमों की स्वतंत्रता पर अंकुश है, ये भी सही है।
सरकार के विरोधियों को कुचला जाता रहा, ये भी सही है। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 से अधिक। आंसर क्या चला जाएगा आपका 1 से अधिक। चलिए नेक्स्ट आते हैं। H.G. वेल्स ने लोकतंत्र की आलोचना क्या कह करके की है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। किसने कहा लोकतंत्र बुद्धिहीन और अज्ञानियों का शासन है, इससे पूछा था क्वेश्चन। किसने कहा है कि लोकतंत्र बुद्धिहीन एवं TRE 3 में ही तो पूछा है, लोकतंत्र बुद्धिहीनों एवं अज्ञानियों का शासन है। ठीक है, तो किसने कहा है? तो H.G. वेल्स ने कहा है। क्या कहा है? कि लोकतंत्र बुद्धिहीनों और अज्ञानियों का शासन है। तो कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे ही पूछे H.G. वेल्स ने लोकतंत्र की आलोचना कर क्या कहा, यह भी पूछ सकता है लोकतंत्र बुद्धिहीनों एवं अज्ञानियों का शासन है, किसने कहा? तो याद रखिएगा H.G. वेल्स। क्वेश्चन के ऑप्शन से भी क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं, और जो क्वेश्चन है उसको भी ऑप्शन में डाला जा सकता है। तो जब भी आप पढ़िए तो दोनों तरीका से पढ़िए, ठीक है, तब जाके आपको व्यापक जो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लोकतंत्र शासन की एक लोकप्रिय विधि है क्योंकि यह जनमत पे आधारित है, बिल्कुल सही है। यह समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व की भावना पे आधारित है, ये भी सही है। यह जन कल्याण का पोषक और मानवीय मूल्यों पे आधारित है, ये भी सही है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 से अधिक। ये सब क्वेश्चन को समझने में तो आपको दिक्कत नहीं आती होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान क्या है? संविधान, अभी तुरंत हमने इसकी परिभाषा बताई। किसी देश की सरकार का बनावट, संगठन एवं ढांचे का रूपरेखा, ये भी हो सकता है। सरकार संचालन की योजना और सरकार के स्वरूप की अभिव्यक्ति, ये भी हो सकता है। लिखित और अलिखित नियमों, सिद्धांतों, नीतियों एवं कार्यक्रमों का संग्रह, ये भी हो सकता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 से अधिक। बहुत सारे देश हैं जिसका अभी तक लिखा गया, ब्रिटेन का आज तक संविधान लिखा हुआ नहीं है, जान लीजिए, अलिखित संविधान है। भारत का दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत देश का। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा तेजी करेंगे क्योंकि 30 ही क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच पाए हैं और लगभग 1 घंटा पूरने पे है, 10 मिनट ही बचा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जब भी गलत है, असत्य है, एग्जाम में घेरा लगा दीजिएगा, हम बता दे रहे हैं, नहीं तो उल्टा पुल्टा करके आइएगा, जान लीजिए। ये मैं इसलिए बताता हूँ कि कई लोग, देखिए बहुत सारे लोग हमसे जुड़ते हैं तो वो अपनी समस्याएं बताते हैं, आखिर रिजल्ट क्यों नहीं बना, क्यों बना, तो उन सब से जो टॉक होता है उससे हम भी निष्कर्ष कुछ निकालते रहते हैं कि जिससे आप लोग की भलाई हो जाए। ठीक है, कई बार पूछता है गलत कथन है, आप सही मार के आ जाते हैं, तो ऐसी गलतियां आपसे होगी। तो पहले ही जब पूछे तो घेरा लगा दीजिए, तो नज़र में रहेगा कि घेरा कुछ लगा है, असत्य। संविधान देश की सर्वोच्च विधि होता है, ये भी सही है, यहाँ पे ये सही है। संविधान अलिखित और विकसित भी हो सकता है, ये भी सही है, अलिखित और विकसित भी हो सकता है, लिखा हुआ भी हो सकता है। सरकार संविधान से ऊपर होती है, ये बिल्कुल गलत, ये गलत बात। और अब आप ये दोनों में टिक लगाए हुए हैं, मार के आगे 1 से अधिक, ये ध्यान ही नहीं दिए कि यहाँ असत्य पूछ रहा था। आपने क्या क्या बनाने वक्त में ये दोनों कथन सही लगाया, असत्य पे ध्यान नहीं दिया और मार के आगे 1 से अधिक सही, और आपका गलत हो गया क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा था असत्य। तो जो गलत वाला है वही में आपको कलर करना है सी, ऑप्शन नंबर सी, सरकार संविधान से ऊपर होता है, ये बात गलत है। तो ये सब गलतियाँ आप जब क्लास करते हैं अनुभवी टीचर से, जब आपको क्लास हो रखा होता है तो आपको ये सब सुधार हो। और 1-1, 2-2 नंबर अगर हमारे पढ़ाने से अगर आपका 5 नंबर भी इंक्रीज हो गया तो हम अपने काम में सफल हो गए, जान लीजिए। अगर आप 75 लाते, अगर हमने आपको 5 नंबर बढ़ा दिया और आपका सिलेक्शन हो गया तो उसी में हमारी महानता। मुझे पता है कि हम लोग कितना भी पढ़ाएंगे या कोई भी टीचर कितना भी पढ़ाएगा, तो आपको इतना जानिए कि टोटल क्वेश्चन जो भी होगा 120 है, तो उसमें 60 नंबर, 60-65 नंबर तक ही आपको जो है कोई टीचर आपको दिला सकता है। ठीक है, मैक्सिमम खूब आपको पढ़ाएगा, आप खूब पढ़िएगा तब। बाद बाकी जो आपके जो स्कोर होंगे वो आपके प्रीवियस नॉलेज पे, आपने कभी किताब में पढ़ा, 9th में पढ़ा, कभी 10th में पढ़ा या किसी और बुक में पढ़ा या पढ़ाई के दौरान पढ़ा, तो वैसे क्वेश्चन आप वहाँ पे स्कोर कर पाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब आपको ध्यान देने वाली बात। ठीक है, तो ध्यान देना है, यही सब छोटी छोटी गलतियाँ आपसे नहीं हो।
जब आप छोटी गलतियां नहीं करेंगे तो रिजल्ट निश्चित रूप से होगी। बड़ी गलतियां सब लोग करिए, ठीक है। क्वेश्चन टफ पूछेगा, नहीं आएगा, वो सबको नहीं आएगा, लेकिन अगर जो आसान क्वेश्चन अगर आप गलत बना लेंगे तो वो आपको रिजल्ट खराब कर देगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन बने? अभी तुरंत चर्चा किया था थोड़ा देर पहले, दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन बने हैं बताइए, कौन बने हैं? तो नेल्सन मंडेला। अभी थोड़ा चर्चा आपने किया था थोड़ा देर पहले, तो याद रखिएगा नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत जो है राष्ट्रपति बने हैं। दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी भी गए थे, ठीक है। वहाँ पे श्वेत और श्वेत जितने भी संवैधानिक अधिकार थे वो श्वेत लोगों के पास ही हुआ करता था, तो उसको लेकर के गांधी जी भी वहाँ पे वकालत किए थे। चलिए, नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ने संघर्ष आंदोलन क्यों किया था? सांप्रदायिक विभेद की समाप्ति के लिए। देखिए, सांप्रदायिकता जहाँ हिंदू मुस्लिम या विभिन्न धर्म के लोग हैं वहाँ पे होता है, तो ये गलत है। रंग भेद की समाप्ति के, बिल्कुल ये सही जवाब। श्वेत और अश्वेत के बीच में वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है कंट्रोवर्सी था, आपस में लोग लड़ते थे, श्वेत और श्वेत लोग, तो रंग भेद की समाप्ति के लिए, ठीक है। हाँ, ये भी सही है, अश्वेतों के साथ भेदभाव और श्वेतों, हाँ ये भी आपका सही है। नहीं, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए हमने तो यही मार दिया, लेकिन अश्वेतों के साथ भेदभाव और श्वेतों के अत्याचार से मुक्ति के लिए, ये भी सही है। तो ये दोनों सही हो गया, इसका आंसर आपका हो जाएगा 1 से अधिक। बिल्कुल आप सही पकड़े, जो भी लोग बनाए हैं 1 से अधिक इसका जवाब हो जाएगा। सांप्रदायिक विभेद की समाप्ति के लिए ये गलत है, लेकिन ये दोनों आपका सही है, ठीक है। ये दोनों आपका सही है, इसीलिए इसका आंसर भी 1 से, अगर 2 भी सही है तो 1 से अधिक वाला ही सही जवाब है, ठीक है। तो ये आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेल्सन मंडेला को 28 वर्षों तक, कितने वर्षों तक लगभग जेल में रखा गया? 28 वर्षों तक। अब सोच लीजिए, 1 दशक इनको जेल में रखा गया नेल्सन मंडेला को। 28 वर्षों तक जेल में रखने के बाद कब मुक्त किया गया? बताइए, नेल्सन मंडेला को कब मुक्त किया गया? जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर सी 1992 में, नहीं 1990। कब मुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1990 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, 1990 में। नेल्सन मंडेला को 28 वर्षों तक जेल में रखने के बाद कब मुक्त किया गया? तो याद रखिएगा 1990 ईस्वी में, ठीक है। कब किया गया? तो 1990 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्वेतों को मतदान का अधिकार देने, अश्वेत यानी काले लोग, अल्पसंख्यक श्वेत शासन की समाप्ति के लिए, जो अल्पसंख्यक श्वेत शासन कर रहे थे वहाँ पे शासन, उसकी समाप्ति के लिए अफ्रीका में अंतरिम सरकार की रचना कब की गई? तो याद रखिएगा, अंतरिम सरकार की रचना ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, 18 नवंबर 1993 को। कब किया गया? तो 18 नवंबर 1993 ईस्वी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 36। क्या होगा इसका एग्जैक्ट आंसर? नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में कब पदभार ग्रहण किया? तो याद रखिएगा, पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में नेल्सन मंडेला 26 अप्रैल 1994 को, 26 अप्रैल 1994 को पदभार ग्रहण किया था, 26 अप्रैल 1994 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरे यार, दक्षिण अफ्रीका की राष्ट्रीय सभा में कुल कितने सदस्य हैं? बताइए, दक्षिण अफ्रीका की राष्ट्रीय सभा में कुल कितने सदस्य हैं? नेशनल असेंबली में बताइए।
बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 400। 400 सदस्य हैं वहाँ के नेशनल असेंबली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो आप लोग को पता ही है, बताइए क्या होगा इसका एग्जैक्ट आंसर, बताइए। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ, बताइए जरा, बताइए तो। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ, बताइए जरा, बताइए। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ? व्हेन डिड द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इन इंडिया? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है 1858 ईस्वी में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन किसके हाथ में चला गया? क्राउन के अधीन, महारानी के अधीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1858 ईस्वी। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट। कई लोग 1947 सोच रहे होंगे, अरे वो अंग्रेजों के अधीन से मुक्ति हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी से मुक्ति 1858 में ही हो गई, लेकिन शासन अंग्रेजों के अधीन था, क्राउन के अधीन हो गया, वहाँ की महारानी यहाँ की सम्राज्ञी हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग को हमने 1919 का जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के बारे में बताया था, आपको याद होगा। जो पॉलिटी का जब हम शुरुआत करते हैं तो यही सब चीज़ पढ़ाते हैं, क्योंकि संवैधानिक विकास की प्रक्रिया में ये सब 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, ये सब आता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, इसको घेरा कीजिए सबसे पहले, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा। जब भी नहीं है असत्य है, सत्य है, उसको घेरा कर लीजिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में कौन सा असत्य है? इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है, बिल्कुल सही है। 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। उसके बाद केंद्रीय विधायिका को पहली बार द्विसदनीय बनाया गया, ये भी सही है। गवर्नर की शक्तियों की समाप्ति, ये गलत। ठीक है, गवर्नर की शक्ति को यहाँ पे समाप्त नहीं किया गया था, तो ये आपका असत्य है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका गलत। और यहाँ पर जो है केंद्र और राज्य के बीच में कह सकते हैं कि यहाँ पे शासन व्यवस्था स्टार्ट हुआ था। केंद्रीय विधायिका को पहली बार द्विसदनीय बनाया गया था, ये भी सही है। ठीक है, द्वैध शासन की भी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, यानी राज्यों और केंद्र में। ठीक है, शासन व्यवस्था यहाँ पे स्थापित हुआ था, द्वैध शासन। तो ये आपका 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, ये सब सही है। गवर्नर की शक्ति की यहाँ पे समापन नहीं की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका औसत्य है, औसत्य पूछ रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था? ये तो आपको पता होगा। साइमन आयोग कब आया था, बताइए। साइमन कमीशन कब आया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम को ही देखने आया था कि सही से काम हो रहा है कि नहीं उस अधिनियम के अनुसार। तो वो आया था, ऐसे 10 वर्ष पे आना था उसको, 1929 में आता, लेकिन एक साल पहले ही आ जाता 1928 में, याद रखिएगा, 1928 ईस्वी में साइमन आयोग। इसमें सभी अंग्रेज अधिकारी ही थे। रॉलेट एक्ट, काला कानून। ठीक है, उसी का जो है यहाँ पर वो तो सॉरी, यहाँ पे मैंने रॉलेट एक्ट बता दिया। साइमन आयोग जो है कब भारत आया था, तो याद रखिएगा 1928 ईस्वी में। ठीक है, वही 1919 का अधिनियम है जो लागू किया गया था, उसी को जांचने आया था, परखने आया था कि सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी रखा? तो गांधी जी केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 को, प्रथम गोलमेज सम्मेलन को जो है बहिष्कार करके गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी रखा। प्रथम 1930 में नवंबर में, दूसरा आपका सितंबर 1931 में, तीसरा नवंबर 1932 में गोलमेज होता है। तो गोलमेज सम्मेलन भी आप याद रखिएगा, कितने गोलमेज सम्मेलन हुए हैं? 3। पहला 1930, दूसरा 31, तीसरा 32। महीना भी याद रखिएगा। ठीक है, पहला और अंतिम नवंबर में और बीच वाला सितंबर में। ठीक है, चलिए दूसरा जिसमें गांधी जी पार्टिसिपेट किए।
भारत की संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो भारत में 299 थे, और 99 थे कहाँ के? पाकिस्तान में चले जाते हैं। तो 389 सदस्यों का चयन हुआ था। लेकिन यहाँ पे याद रखना है, चूंकि भारतीय संविधान सभा की बात हो रही है, तो 299 याद रखिएगा, ठीक है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये भी क्वेश्चन आपको बार बार पूछता है। वो अस्थायी थे कौन? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन अस्थायी जब पूछे तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये सब आपको हमने अच्छे से समझा रखा है, कंटेंट में सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। 1976 के 42 में, कई बार पूछेगा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1976 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो यहाँ पे याद रखिएगा धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है जोड़े गए हैं। वो आपको कब जोड़ा गया है धर्मनिरपेक्ष? तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें ये शब्द जोड़े गए, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 44 बिल्कुल सही, ठीक है। चौवालीस नंबर तक हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिना किसी भेदभाव के सभी वयस्क नागरिकों को प्रदत्त मताधिकार को क्या कहा जाता है? तो उसको सार्वजनिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। पहले 21 वर्ष था, लेकिन 1989 में इसको घटा करके क्या कर दिया गया? तो 18 वर्ष कर दिया गया। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में 18 वर्ष कर दिया गया था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो सार्वजनिक वयस्क मताधिकार ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। भारत में निर्वाचन कार्य का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग है। किसके द्वारा होगा? निर्वाचन आयोग। ये तो पूरा अच्छे से हमने इधर ही एक सप्ताह पहले पढ़ाई निर्वाचन आयोग को अच्छे से आपको, ठीक है। चलिए, सरकार बनाने के लिए विभिन्न दलों के बीच राजनीतिक प्रतियोगिता के बीच मतदाता को किस आधार पर मतदान करना चाहिए? दलों की घोषणा पत्र पर, प्रत्याशियों के व्यक्तित्व पर, दलों की नीतियों के आधार पर, यानी एक से अधिक, यानी सब चीज को देखना चाहिए। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभा में सदस्यों का कार्यकाल, ये तो लोकसभा और विधानसभा में 5 वर्ष का ही होता है, ये तो सब लोग को पता ही है। भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितने सीट पे वोट होती है? इसे 543 पे ही वोट होता है, लेकिन टोटल सीट है 552, लेकिन 552 पे वोटिंग होता नहीं है। भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या फिलहाल 543 पे ही मारिएगा सही, ठीक है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने सीटों पे आरक्षण की बात की गई बताइए आप लोग? और बिहार में कितने सीटों पे आरक्षण दिया गया लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए बताइए? और बिहार में कितने सीटों के लिए दिया गया है वो भी बताइए। बिहार में कितना सीट जो है रिजर्व है? 84, ठीक है। बिहार में कितना है बताइए? तो 6। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीट कितना है? 6, याद रखिएगा बिहार में लोकसभा में, ठीक है। तो चलिए 50 क्वेश्चन का हमने आपको सीरीज अच्छे से समझाने का प्रयास किया। बाकी आप लोग भी जो भी आपको कंटेंट डाल रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में वो सब पढ़ते रहिए। नोट्स ऑलरेडी कंटेंट में पढ़े हुए हैं, उसको अच्छे से देखिए। जो चैप्टर में आपको लग रहा है कमी है उसका सारा वीडियो टॉपिक वाइज आपके फोल्डर में आपको बना हुआ है, सब्जेक्ट वाइज। हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, साइंस के सारे टॉपिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, इकोनॉमिक्स, सारा कुछ करंट अफेयर सारा फोल्डर बना हुआ है। कुछ फोल्डर टेस्ट के भी है, तो उसमें जाइए, देखिए, खोजिए, जो आपको लगता है ज़रूरत है क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए, उसको पढ़िए, ठीक है। जब तक आप ये खुद से नहीं करेंगे, सारा काम टीचर पे ही रखेंगे दिमाग लगाए हुए, तो नहीं होगा, ठीक है। कोई बोल रहा है टीचर तो आपको ठग रहा है। आप अपना दिमाग से काम कीजिए और उसको पहले एनालिसिस कीजिए, क्या पढ़ना है, 1 to 5 में क्या पढ़ना है, तो आप खुद खोजिए उसमें से
कि क्या क्या आपको पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है तो वो कहाँ पे फोल्डर है, वो सारा आपके कंटेंट में पड़ा हुआ, ठीक है। सारा काम एकदम इजी वे में आपका हो जाएगा। तो इतना आपको एनालिसिस करना ही होगा, नहीं कीजिएगा तो बाद में आपको परेशानी होगी और पश्चाताप भी होगा कि काश ये काम पहले हम कर लिए हो। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर अभी तक कोर्स से नहीं जुड़े हैं निश्चित रूप से जुड़िए, और जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।